स्वागत है आपका कोर क्लासेस में। क्रिया का टॉपिक हमारा चल रहा था। क्रिया में देखिए परिभाषा फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं क्रिया कहलाते हैं। क्रिया क्या है? देखिए क्रिया वाक्य का अभिन्न अंग कह लीजिए इसको। जब किसी वाक्य में क्रिया नहीं होती है मतलब समझिए वाक्य है ही नहीं। कुल मिलाकर के वाक्य को पूरा करने के लिए क्रिया का होना बड़ा अनिवार्य है। जब तक क्रिया नहीं होगी वाक्य भी पूरा नहीं होगा। कर्म के आधार पर भेद बताए थे मैंने आपको दो प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक मतलब जिस क्रिया के साथ कर्म होगा, अकर्मक का मतलब जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा। तो आज चलते हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद। क्या कह देंगे? रचना के आधार पर भेद। अब रचना के आधार पर क्रिया के होते हैं 5 भेद। कभी कभी क्या होता है सीधे पूछ लिया जाता है कि काल के कितने भेद होते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो अगर पूछेगा कर्म के आधार पर तो आप कहेंगे 2 प्रकार के होते हैं, और अगर कह देगा रचना के आधार पर तो रचना के आधार पर हो जाते हैं 5 प्रकार के। हर प्रकार को पढ़ते हुए चलते हैं। पहली आ जाती है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। क्या कह देंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? यहाँ पर देखिए क्रिया का अभिन्न अंग देखो, वाक्य का अभिन्न अंग कर्ता भी हो जाता है, क्रिया भी हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों को ही लेकर के चलते हैं। ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसको बोल देते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। तो क्या लिखेंगे? जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, इसकी परिभाषा लिखनी है आपको। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, कार्य करने के लिए प्रेरित करे, तो उसको क्या कह देते हैं हम? प्रेरणार्थक क्रिया। अब कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, मतलब एक तो कर्ता है ही। कर्ता का मतलब काम करने वाला, समझिए जो वाक्य को प्रारंभ कर रहा है वही कर्ता है। अब कर्ता खुद काम नहीं कर रहा, कोई दूसरा काम करने के लिए आ गया, तो ये एक ऐसी क्रिया है जिस क्रिया के 2 कर्ता होते हैं। और ये फैक्ट आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पूछ लेगा ऐसी कौन सी क्रिया है जिसके 2 कर्ता होते हैं, तो प्रेरणार्थक क्रिया के क्या होते हैं? 2 कर्ता होते हैं। 2 कर्ता कैसे हो गए? एक तो प्रेरणा देने वाला, क्योंकि मेन काम तो यही करा रहा है, तो एक क्या हो जाएगा? प्रेरणा देने वाला। अब जिसको इसने प्रेरणा दी उसने प्रेरणा पाने के बाद काम किया, तो दूसरा लिख लेंगे प्रेरणा पाकर काम करने वाला। क्या आ जाएगा? प्रेरणा पाकर काम करने वाला। अब प्रेरणा देने वाला यानी कि ये प्रेरक है, ये प्रेरणा देने का काम कर रहा है, तो इसको क्या दे देंगे? प्रेरक कर्ता का नाम दे देंगे। और जो प्रेरणा पाकर काम कर रहा है मतलब उस प्रेरणा से ये प्रेरित हो गया, तो इसको बोल देंगे प्रेरित कर्ता। अब आपसे पूछा जाएगा कौन सी ऐसी क्रिया है जिसके 2 कर्ता हैं? आप कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया के 2 कर्ता होते। कौन कौन से होते हैं? तो प्रेरक कर्ता जो प्रेरणा देने का काम कर रहा है, और प्रेरित कर्ता जो उसको प्रेरणा को पा करके क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अब ये तो हो गए इसके 2 कर्ता होते हैं। इस जो प्रेरक क्रिया होती है, इस प्रेरक क्रिया के रूप भी 2 हो जाते हैं। एक तो खुद ही ये रचना के आधार पर एक पहला भाग आ गया प्रेरणार्थक क्रिया। इस प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप होते हैं। इसमें पहला तो आ जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक। यहाँ पर थोड़ा सा परिभाषा बदलेगी। प्रेरणार्थक क्रिया में मैंने कहा जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे तो उसको बोल देते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक में जब कर्ता स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। आप ये मत सोचिए कि पहली परिभाषा में बताया कि कर्ता काम ही नहीं करता है और दूसरी में बता दिया कर्ता काम कर रहा है। दोनों चीजें अलग नहीं है, बिल्कुल एक ही है। पहली में आपको बताया कि प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता काम नहीं करता है लेकिन प्रेरणा देता है दूसरे को। प्रेरणा देना मतलब मोटिवेशन दे रहा, मोटिवेट कर रहा है। यहाँ पर वो खुद ही मोटिवेट होकर के काम कर रहा है। तो प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होगा? जब कर्ता स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित होता है तो उसको क्या कह देंगे? प्रथम प्रेरणार्थक। यानी कि कर्ता स्वयं क्या हो जाता है? प्रेरित हो जाता है।
तो ऐसी क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है उसको बोलते हैं प्रथम प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक जैसे हम कहते हैं अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। क्या बोला कि अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। अध्यापक किसी और को खड़ा नहीं कर रहे हैं, किसी बच्चे के द्वारा नहीं पढ़वा रहे हैं, अपने सहायक के द्वारा नहीं पढ़ा रहे हैं, खुद ही पढ़ा रहे हैं, यानी कि खुद कार्य करने के लिए प्रेरित हो गए हैं। या हमने कहा डॉक्टर रोगी को दवा पिलाता है। क्या बोल दिया? डॉक्टर रोगी को दवा पिलाता है। तो ये ऐसी क्रियाएं हैं जहां पर कर्ता खुद प्रेरित होकर के काम कर रहे हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया का पहला भाग हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक। इसी का दूसरा भाग देखते हैं तो इसको बोल देते हम द्वितीय प्रेरणार्थक। क्या आ जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक। यानी कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसको बोल देते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक। यहाँ पर डॉक्टर रोगी को दवा पिलाता है। अब यही काम अगर डॉक्टर क्या है अपने किसी अधीनस्थ के माध्यम से करेगा तो ये क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक। तो एग्जाम्पल यहाँ पर क्या आ जाएगा कि डॉक्टर नर्स से रोगी को दवा पिलवाता है। डॉक्टर नर्स से रोगी को दवा पिलवाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर स्वयं दवा पिलाने का काम नहीं कर रहा है बल्कि नर्स को दवा पिलाने के लिए कह रहा है। तो खुद प्रेरित नहीं हुआ, दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित किया। या हमने कहा नेहा दर्जी से कपड़े सिलवाती है। क्या कह देंगे? नेहा दर्जी से कपड़े सिलवाती है। तो ये क्या हो रही हैं? ऐसी क्रियाएं जहाँ पर कर्ता खुद काम नहीं कर रहे, किसी दूसरे से काम करवा रहे हैं। किसान बैलों से हल चलवाता है, मालिक नौकर से चाय मंगवाता है। तो ऐसी क्रियाएं जहाँ पर आ जाएंगी किसी और से काम कराया जा रहा है वो प्रेरणार्थक क्रिया ही होगी, लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया का दूसरा रूप आ जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक। तो ये क्या है? रचना के आधार पर क्रिया का पहला भेद। अब रचना के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद क्या होता है? देखिए दूसरे में क्या आ जाएगा? सामान्य क्रिया। दूसरा भेद क्या कर लेंगे? सामान्य क्रिया। तो सामान्य क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया जहां पर वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, या जब वाक्य में एक ही क्रिया प्रयुक्त होती है तो उसको बोल देते हैं सामान्य क्रिया। परिभाषा लिख लीजिए, जब वाक्य में एक ही क्रिया प्रयुक्त होती है। जब वाक्य में क्या होगी? एक ही क्रिया प्रयुक्त हो तो उसको बोल देते हैं सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया के एग्जाम्पल कैसे लिख दिए? जैसे हमने लिखा राधा सोई, या लिख लीजिए मोर नाचा। ऐसा नहीं कि पूरा नहीं, राधा सोई है भी लिख सकते हैं, मोर नाच रहा है भी लिख सकते हैं। जब वाक्य में क्या हो रहा है? एक ही क्रिया प्रयोग हो रही है तो उसको बोल दे रहे हैं हम सामान्य क्रिया, यानी कि क्रिया का सामान्य रूप। तीसरी आ जाती है हमारी संयुक्त क्रिया। तीसरी क्या लिख देंगे? संयुक्त क्रिया। अब देखिए सामान्य क्रिया आपने पढ़ ली है। क्रिया से पहले मैंने आपको धातु वाला भी एक टॉपिक पढ़ाया था। धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप। ठीक है, तो जहां पर क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक धातुओं से मिली हुई क्रिया एक साथ आ जाती है उसको बोलते हैं संयुक्त क्रिया। सामान्य में एक ही क्रिया आ रही थी, संयुक्त में दो या दो से ज्यादा क्रियाएं एक साथ आकर के संयुक्त हो गई है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है संयुक्त क्रिया। तो परिभाषा क्या आ जाएगी? दो या दो से अधिक। क्या लिखेंगे? दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया। परिभाषा क्या आ जाएगी? दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया, ऐसी क्रिया कहलाती है संयुक्त क्रिया। अब एग्जाम्पल जैसे आपको दे दिया जाएगा, मैंने काम कर लिया है। आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, मैंने काम कर लिया है, और आपसे कहा जाएगा कि बताइए इस वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है। तब आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि मैंने काम कर लिया है, तो एक तो क्या है? कर, और एक है लिया। ये दोनों क्रियाएं हैं, ठीक है, कर और लिया, यानी कि दो क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हुई हैं। जैसे बादल घिर आए हैं, एक है घिर
एक है आए। यह क्या हो जाएगा, मोहन आ गया है, तो एक है आ, एक गया। यानी कि दो या दो से अधिक धातुएं या क्रियाएं एक साथ प्रयोग हो रही हैं तो ऐसी क्रिया को हम बोल देंगे संयुक्त क्रिया। एक ही क्रिया प्रयोग होगी तो उसको बोल देंगे हम सामान्य क्रिया। तो यहाँ पर क्या है, रचना के आधार पर क्रिया का तीसरा प्रकार हो गया है। अब बढ़ते हैं आगे। तो रचना के आधार पर क्रिया का चौथा जो प्रकार हो जाता है इसको बोल देते हैं पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया बोलेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। अब देखिए बच्चों, अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो क्या हो जाती है, एक आप हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं, एक मेन वर्ब पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेन वर्ब की बात कर रहे हैं, मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होने वाली क्रिया को बोल देते हैं हम क्या, पूर्वकालिक क्रिया। यानी कि पूर्व पहले, कालिक काल, तो उससे पहले जो प्रयोग हो जा रही है। समझिए इसके अर्थ को कि मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होने वाली क्रिया को क्या बोला जाता है, पूर्वकालिक क्रिया। पहले परिभाषा पर जाते हैं फिर इसके तथ्य को समझाते हैं। तो क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया से पहले प्रयोग की जाने वाली क्रिया या प्रयुक्त होने वाली क्रिया। तो मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होने वाली क्रिया को कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया। अब इसको पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कर अथवा करके लगा होगा। आप वाक्यों पर ध्यान दीजिए, कर अथवा करके जहाँ पर लगा होगा वहाँ पर आप क्या कर दीजिए, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे हमने कहा वह थक कर सो गया, एक वाक्य आया वह थक कर सो गया। या दीजिए पिताजी नहाकर पूजा करते हैं। क्या कहा, पिताजी नहाकर पूजा करते हैं। यह क्या हो जाएगा, परीक्षा में पढ़कर जाना, परीक्षा में पढ़कर जाना। तो यहाँ पर क्या होगा, कर अथवा करके लगाया जाता है, ठीक है। पिताजी नहा करके, ठीक है। यह क्या है, हमें पढ़ करके परीक्षा देनी चाहिए, हमें पढ़ करके परीक्षा देनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको लॉजिक क्या समझना है, या तो कर लगा होगा या करके लगा होगा, तो वो क्रिया कैसी हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। परिभाषा क्या होगी, मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आपसे डेफिनेशन भी पूछे। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा पूर्वकालिक क्रिया किसको कहते हैं, तो क्या कहेंगे, मुख्य क्रिया से पहले प्रयोग की जाने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पहचानने का तरीका, तो पहचानेंगे कैसे, जिसमें कर या करके लगा होगा वो क्या हो जाएगी, आपकी पूर्वकालिक क्रिया। इसके बाद क्रिया का पांचवा भेद आ जाता है हमारा रचना के आधार पर, ठीक है। ये क्रिया का रचना के आधार पर आखिरी भेद भी होगा। इसको बोला जाता है नाम धातु क्रिया। क्या बोल देंगे इसको, नाम धातु क्रिया। देखिए नाम धातु, आपने जब मैंने आपको धातु पढ़ाया था तो वहां पर भी आपने नाम धातु पढ़ा था। क्या होता है, जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगा करके क्रिया बनाई जाती है तो उसको बोल देते हैं नाम धातु क्रिया। परिभाषा जैसी वहाँ थी वैसी ही यहाँ पर भी है, बस वहाँ आपने धातु के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा था, यहाँ क्रिया के परिप्रेक्ष्य में। और वही चीज़ है, धातु क्या है, क्रिया का मूल रूप। तो यहाँ पर क्या कह देंगे, नाम धातु क्रिया की परिभाषा क्या आ जाती है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में क्या कह देंगे, संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगाकर जो क्रियाएं बनाई जाती हैं उनको बोल देते हैं नाम धातु क्रिया। तो संज्ञा से कैसे हो जाएगा, एक शब्द आ जाता है सर्म, और सर्म का हमने बना दिया शर्माना। सर्वनाम में आ जाता है आप, तो आपका हमने क्या बनाया था, अपनाना। और विशेषण में आ जाता है गहरा, तो गहरा का लिखा था गहराना। अब एग्जाम्पल क्यों नहीं बदले, क्योंकि आपको समझ में आए कि वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रहे। धातु में आपने क्या पढ़ा था कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे जब प्रत्यय लगाते हैं, मोस्टली आप प्रत्यय यहाँ पर लगाया जाता है, तब क्या बन जाता है, नाम धातु बन जाता है। उसी नाम धातु के पीछे आज हमने क्रिया लगाई है, तो यहाँ पर जो क्रिया बनेगी नाम धातु क्रिया।
अब जैसे क्या आ जाता है हिन हिन, तो हिन हिन से क्या आ जाएगा हिन हिनाना, या यहाँ पर आ जाएगा टन टन, तो इससे बन जाएगा टन टनाना। धातु के परिप्रेक्ष्य में हमने इसको क्या पढ़ा था, अनुकरणात्मक में पढ़ा था। धातु में जब बताया था मैंने आपको अनुकरणात्मक में बताया था, यहाँ पर ये चीज़ किस में आ जाती है, आपकी क्रिया के परिप्रेक्ष्य में आ जाती है। तो यहाँ देखिए आपको बताया गया है, जो रचना के आधार पर क्रिया के भेद आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो कर्म के आधार पर हम क्या कहेंगे, क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं कर्म के आधार पर, और रचना के आधार पर हो जाते हैं 5 भेद। तो ये क्रिया आपको समझ में आ गई होगी कि क्रिया होती क्या है, कैसे कैसे किन किन रूपों में हम इसका प्रयोग करते हैं, धातु क्या होती है, क्रिया क्या होती है, ये सारी चीज़ें। तो जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।